डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे सिलेबस के बारे में और यूनिट फर्स्ट जो थी उसका सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया था। यूनिट फर्स्ट जो हमारी थी वो थी एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिज्म और इनमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं उसके बारे में भी हमने जान लिया था। नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी यहाँ पे यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर जो सेकंड है उसकी यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको हिंदी में हम कहते हैं अणु कक्षक सिद्धांत। और अणु कक्षक जो सिद्धांत है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है, इसके अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक्स का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिक आइडियाज सर्टेनिया फॉर फॉर्मेशन एमओ फ्रॉम एओ। बेसिक आइडियाज सर्टेनिया फॉर फॉर्मिंग एमओ फ्रॉम एओ। परमाणु जो कक्षक हैं उनसे आणविक जो कक्षकों का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, इसको हम यहाँ पे इसका अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। और परमाणविक जो कक्षक होते हैं इनके प्रभावी संयोजन के लिए क्या क्या आवश्यक यहाँ पे शर्त होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। परमाणविक संयोजक जो होता है उससे आणविक कक्षकों का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और यहाँ से अणु कक्षकों के निर्माण के लिए जो सामान्य रूल्स हैं, अर्थात आणविक कक्षकों के निर्माण के लिए जो सामान्य रूल्स हैं, नियम हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यहाँ से हम बंद क्रम का जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेट करेंगे। बंद क्रम जो होता है वो किसके इक्वल होता है। देखिए, कोई भी बंद क्रम जो होता है उसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एक बंदी इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बंद क्रम जब हम यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो बंदी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, बॉन्ड नंबर ऑफ जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से हम नॉन एंटी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या को हम यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं और इसको हम 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। तो यहाँ से हम बंद क्रम का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। बंद क्रम इक्वल टू बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाई 2। इसको डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो ये जो टॉपिक है आपका, इसका मीन्स क्या हुआ, बेसिक आइडियाज सर्टेनिया फॉर फॉर्मेशन एमओ फ्रॉम एओ। मौलिक विचार कह सकते हैं हम इसको, एओ से एमओ निर्माण के मापदंड। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एमओ बाई LCaOH2+ आयन। परमाणविक कक्षकों की जो रेखीय संयोजन विधि है, परमाणविक कक्षकों की जो रेखीय संयोजन विधि है उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और परमाणविक कक्षकों की रेखीय संयोजन की विधि को हम कौन विधि के नाम से जानते हैं, LCaO मेथड के नाम से हम यहाँ पे इसको जानते हैं। LCO मेथड H2+ अणु आयन के लिए क्या होता है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन क्या होता है, इनमें अणु कक्षकों की जो एनर्जी हैं, ऊर्जा हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन हम किस प्रकार से करते हैं। बंदी तरंग फलन को यहाँ पे हम साई एमओ बॉन्डिंग से दर्शाएंगे। 2 तरंग फलनों का योग यहाँ पे करेंगे
और विपरीत बंदी जो तरंग फलन है साई एम ओ स्टार से यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करते हैं और दो तरंग फलनों का क्या करते हैं, अंतर करते हैं। और यहाँ से हम अंतरानाभि की जो दूरी होती है, इंट्रान्यूक्लियर जो डिस्टेंस होती है, उसका हम स्थिति जो ऊर्जा होती है, पोटेंशियल जो एनर्जी होती है, उसके साथ यहाँ पे कर्व का क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसके बाद हम बंदी आणविक जो कक्षक हैं और विपरीत बंदी आणविक कक्षक है, अर्थात बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर जो ऑर्बिटल है, इनका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से यहाँ पे किया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फिजिकल पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन। बंदी आणविक कक्षक और जो विपरीत बंदी आणविक कक्षक हैं, अर्थात बॉन्डिंग मोलिक्यूलर जो है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, अर्थात बंदी आणविक कक्षक और विपरीत बंदी आणविक जो कक्षक हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर पाया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई एंड पाई स्टार ऑर्बिटल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन से प्राप्त आणविक कक्षक सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई एंड पाई स्टार की आकृति और उनके जो गुण हैं, उनकी जो शेप हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आणविक कक्षकों के अंतर्गत भी हम किस किस का अध्ययन करेंगे, यहाँ पे सिग्मा जो आणविक कक्षक हैं उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, सिग्मा स्टार का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, पाई स्टार का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, पाई का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp, sp2, sp3, कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ AO यूज्ड इन दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, sp, sp2 एंड sp3 जो आणविक कक्षकों से जो आणविक कक्षकों का निर्माण होगा वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे संकरण। सबसे पहले देखिए इस टॉपिक को एक्सप्लेन जब हम करेंगे तो उससे पहले हम संकरण के बारे में जानेंगे कि संकरण होता क्या है, संकृत कक्षक क्या होते हैं, संकरण में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस प्रकार से पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद में यहाँ से जो संकृत कक्षक होते हैं उनके संकृत कक्षकों के गुणांकों की हम गणना करेंगे। कैलकुलेशन कोफिशिएंट जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, उसके बारे में हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ पे हम 3 प्रकार की ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, sp संकृत कक्षक, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और sp के लिए हम यहाँ से इसका जो संकृत कक्षक होता है sp संकृत कक्षक, उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है उसको डायग्राम के माध्यम से हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और इसके लिए बंद क्रम का मान भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बंद क्रम को, जो थीटा का मान यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल का मान हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि sp2 संकृत कक्षकों के लिए संकृत गुणांकों की तुलना करते हुए इसके लिए संकृत कोण की गणना भी कीजिए। इसमें डायग्राम हम यहाँ पे sp2, sp और sp3 जो संकृत कक्षक हैं उनके लिए जो संकृत कक्षकों का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो फॉर्मेशन होगा उसके लिए हम यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करेंगे।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ H2। इसके अंतर्गत हम यहाँ पे संयोजकता बैंड जो सिद्धांत है, वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है, उसको हम H2 जो अणु होता है उसके आधार पर यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। और इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा, कंप्रेशन ऑफ एमओ एंड वीबी मॉडल। अब हम यहाँ पे देखिए वीबी मॉडल भी पढ़ चुके होंगे, एमओ मॉडल भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके होंगे। तो लास्ट में हम यहाँ पे वीबी और जो एमओ मॉडल्स हैं इन दोनों के अंतर्गत हम कंप्रेशन करना है, अंतर करना है। तो यहाँ पे लास्ट इस यूनिट का टॉपिक होगा हमारा वीबी और एमओ, अर्थात वीबीटी और एमओटी जो मॉडल है उसकी तुलनात्मक व्याख्या। तो सेकंड जो यूनिट है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें ये टॉपिक्स थे आपके। अब यहाँ से देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस यूनिट के वो कौन कौन से हैं, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। बेसिक आइडिया, सर्टेनिया फॉर फॉर्मेशन एमओ फ्रॉम एओ, एमओ से एओ के निर्माण के लिए अर्थात परमाणविक कक्षों से आणविक कक्षकों के निर्माण के लिए आवश्यक मापदंड लिखिए। कंसंट्रेशन ऑफ एमओ बाई LCaOH2+, ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो टॉपिक है ये क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एमओ जो मेथड है उससे LCaO से H2+ जो आयन है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे किस प्रकार से होता है। आपसे यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि जो परमाणविक कक्षक होते हैं, परमाणविक कक्षकों से जो आणविक कक्षकों का फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार से यहाँ पे होता है। उसके बाद में यहाँ से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंदी आणविक कक्षक और एंटी बॉन्डिंग, अर्थात बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर वेव फंक्शंस होते हैं उनमें मुख्यतया क्या अंतर, क्या डिफरेंस पाया जाता है। उसके बाद यहाँ से सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे जनरेट होते हैं। तो ये यहाँ तक तो इसका कौन सा पार्ट होता है इस यूनिट का, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ये होता है। सेकंड पार्ट की यदि हम यहाँ पे बात करें तो सेकंड पार्ट ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये इसका यहाँ पे सेकंड पार्ट कहलाता है। कौन सा पार्ट कहलाता है यहाँ पे, इसका ये सेकंड पार्ट कहलाता है। ये सेकंड पार्ट होगा इसका। और ये वाला जो पार्ट है इसका कौन सा पार्ट कहलाएगा, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कहलाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और यहाँ से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में sp, sp2 एंड sp3 के लिए संक्रित कक्षकों के गुणांकों की गणना करना है, इसके डायग्राम्स कैलकुलेट करने हैं, इसके लिए बंद कोण का जो वैल्यू है वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसके बाद में संयोजकता जो बैंड सिद्धांत है, वैलेंस जो बैंड थ्योरी है H2 अणु के लिए, वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। और लास्ट में यहाँ पे जो दोनों मॉडल्स हैं इनकी यहाँ पे क्या करनी है, आपको डिफरेंस करना है, इनमें अंतर आपको यहाँ पे करना है कि जो एमओ और वीबी जो मॉडल है इनमें मुख्यतया यहाँ पे क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। तो यहाँ से देखिएगा आप, जो ये यूनिट सेकंड थी इसका जो फर्स्ट पार्ट था ये बताया मैंने आपको। फर्स्ट पार्ट जो है इसका कौन सा है,
फर्स्ट पार्ट और इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड जो पार्ट है वो यहाँ से हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स हैं यहाँ से स्टार्ट होता है, और फर्स्ट पार्ट जो है बेसिक आइडियाज़ से स्टार्ट होता है, और इसके जो सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार जो ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे जाके फिनिश होता है। तो फर्स्ट पार्ट में तो यहाँ से 3 ही क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि परमाणु आणविक कक्षकों के निर्माण के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, या हम ये कह सकते हैं परमाणविक कक्षकों से आणविक कक्षकों के निर्माण के लिए प्रभावी संयोजन के लिए जो आवश्यक शर्त होती हैं वो क्या होती हैं, उनके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से देखिए, वेरी इम्पोर्टेंट बन सकता है यहाँ से कि एमओ निर्माण के दौरान, एमओ जो निर्माण होता है अर्थात परमाणुीय कक्षकों से आणविक कक्षकों का जो निर्माण होता है, इसको LCAO विधि द्वारा H2+ आयन के लिए समझाइए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में बन सकता है कि जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, बंदी और विपरीत बंदी जो आणविक कक्षक होते हैं, इनमें मुख्य अंतर यहाँ पे लिखिए। और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा कि यहाँ से जो वेव फंक्शंस हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जो ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार का, वो यहाँ पे किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है मैंने आपको बताया, यहाँ से स्टार्ट होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला जो पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल सेकंड जो पार्ट है इसका, और सेकंड पार्ट में भी ये वाला जो टॉपिक है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp, sp2 एंड sp3, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वो कौन सा है, H2 जो मॉडल होता है उसके आधार पर, H2 के आधार पर जो वैलेंस बॉन्ड मॉडल होता है, संयोजकता जो बंध सिद्धांत होता है, उसकी व्याख्या यहाँ पे किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो sp, sp2 एंड sp3 सेकंड पार्ट का इम्पोर्टेंट बिंदु है, और यहाँ से आपसे वो कैलकुलेट करवाता है sp संकृत कक्षकों से आप क्या समझते हैं। किसी उदाहरण की सहायता से sp2 संकृत या sp संकृत या sp3 संकृत कक्षकों को समझाइए, और इसके लिए संकृत गुणांकों की गणना कीजिए। फिर आपसे वो कहेगा sp, sp2 एंड sp3 तीनों में से कोई सा भी वो आपसे पूछ सकता है, इसके लिए बंद कोण का मान भी कैलकुलेट कीजिए। तो बंद कोण यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, और बंद कोण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, और उस फॉर्मूले के माध्यम से हम यहाँ पे बॉन्ड और एंगल जो होता है, बंद कोण जो होता है, उसका मान यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और सेकंड जो पार्ट है इसका, जो सेकंड इम्पोर्टेंट है सेकंड पार्ट का, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर H2 अणु के फॉर्मेशन को यहाँ पे समझाना है। तो मेनली ये जो यूनिट है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, परमाणुीय कक्षकों से आणविक कक्षकों के निर्माण की LCAO विधि को H2+ आयन के लिए समझाइए। बंदी और विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में प्रमुख अंतर लिखिए। परमाणुीय कक्षकों के प्रभावी संयोजन से आणविक कक्षकों के निर्माण के लिए आवश्यक मापदंड लिखिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड संयोजकता बंध सिद्धांत को H2 अणु के लिए एक्सप्लेन कीजिए। तो ये आपकी यूनिट सेकंड है, इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
ठीक है, इसको नोट करना है आपको। देखिए यूनिट जो थर्ड है आपकी वो आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट थर्ड कौन सी है आपकी, यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट जो थर्ड है आपकी वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, इसका हम यहाँ पे परिचय डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो कहते किसे हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द स्पेक्ट्रम अर्थात विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की जो प्रकृति होती है, उनका जो नेचर होता है उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और इसका जो नेचर है इसमें हम 5 पॉइंट्स का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो मुख्य परिभाषाएं हैं, जैसे वेलोसिटी हुआ, वेवलेंथ हुआ, फ्रिक्वेंसी हुआ, वेव नंबर हुआ अर्थात वेग, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती और जो तरंग संख्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। बेसिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर्स। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, विभिन्न आधारभूत जो स्पेक्ट्रोमीटर होगा उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और विभिन्न स्पेक्ट्रोमीटर के जो आधारभूत लक्षण होंगे तो स्पेक्ट्रोमीटर को हम एक डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। और उसके जो पार्ट्स होंगे, जैसे प्रकाश स्रोत होता है, सैंपल ट्यूब होता है, विश्लेषक पाया जाता है, डिटेक्टर होता है, रिकॉर्डर होता है। प्रकाश स्रोत को हम एस से डिनोट करते हैं, सैंपल ट्यूब को टी से, विश्लेषक को एम से, डिटेक्टर को डी से और रिकॉर्डर को आर से। ये सभी जो हैं ये आपस में मिलकर एक स्पेक्ट्रोमीटर का फॉर्मेशन करते हैं। और इनकी जो क्रियाविधि होती है ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यहाँ से बॉर्न-ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन, बॉर्न-ओपेनहीमर सैनिकटन का सिद्धांत, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। तो ये तो इसका जर्नल इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए जर्नल जो इंट्रोडक्शन में आपके जो ये टॉपिक्स गिवन हैं, इन टॉपिक्स में इम्पोर्टेंट क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द स्पेक्ट्रम, बेसिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर्स, बॉर्न-ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। इसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें यहाँ से एक तो बॉर्न-ओपेनहीमर सैनिकटन इम्पोर्टेंट है और एक यहाँ से डिग्री ऑफ जो फ्रीडम है ये इम्पोर्टेंट है। और एक विभिन्न जो स्पेक्ट्रोमीटर के आधारभूत लक्षण हैं, स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है इसके आधारभूत जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में यहाँ से वो आपसे पूछ सकता है। तो इसमें 2 टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं, मेनली इम्पोर्टेंट है यहाँ से। तो इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मेनली यहाँ पे हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, बॉर्न-ओपेनहीमर सैनिकटन के बारे में पढ़ेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है इसको हम हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता की कोटि। तो स्वतंत्रता की कोटि जो है उसके बारे में हम बंदी परमाणु कक्षक के लिए क्या होता है, अबंदी के लिए क्या होता है, रेखीय के लिए क्या होता है, अरेखीय के लिए क्या होता है, तो उनके लिए हम यहाँ पे डिग्री ऑफ जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता की जो कोटि है, उसका मान यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट। तो यहाँ से जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक बॉर्न-ओपेनहीमर सैनिकटन और डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है
निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। नंबर 1 वो आपको यहाँ पे दे देता है बॉर्न ओपन हीमर अप्रोक्सीमेशन। नंबर 2 आपको यहाँ पे दे देता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे फर्स्ट रोटेशनल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। रोटेशनल जो स्पेक्ट्रम है इसके अंतर्गत हम यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। रोटेशनल जो स्पेक्ट्रम इसके अंतर्गत हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डायो एटॉमिक मॉलिक्यूल। डायो एटॉमिक मॉलिक्यूल ये होता है द्विपरमाणु जो अणु होता है। डायो एटॉमिक मॉलिक्यूल द्विपरमाणु जो अणु होता है उसके लिए एनर्जी लेवल्स ऑफ ए रिजिड रोटर। तो रोटेशनल जो स्पेक्ट्रा है इसके अंतर्गत हम रिजिड रोटर का अध्ययन करेंगे। और रिजिड रोटर क्या होता है, रिजिड रोटर को हम यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। और डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करने के पश्चात यहाँ से हम इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन होगा, मैथमेटिकल फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से देखिए रिजिड जो रोटर होता है उसको किसके लिए एक्सप्लेन करेंगे हम, द्विपरमाणु जो अणु होता है डायो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल होता है उसके लिए हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और यहाँ से देखिए द्विपरमाणु जो अणु होगा उसके लिए हम एक इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं लास्ट में। और वो इक्वेशन हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है, रिजिड जो रोटर होता है उसके लिए हमें यहाँ से इक्वेशन प्राप्त होगा I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। रिजिड जो रोटर होगा उसके लिए हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो क्या होगा, I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे जो I है वो क्या कहलाता है, जड़त्वाघूर्ण कहलाता है। म्यू यहाँ पे क्या कहलाता है, समानित द्रव्यमान कहलाता है, रिड्यूस्ड मास कहलाता है। और R यहाँ पे इसकी बंद दूरी कहलाती है। अब जो रिजिड रोटर है इसके लिए हम यहाँ से क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे इसके लिए सलेक्शन जो रूल्स होंगे, चयन जो नियम होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से डायो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए रिजिड रोटर हो गया। इसके लिए हम मैथमेटिकल फॉर्मेशन करेंगे I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। इसके लिए उसके बाद में हम यहाँ से दृढ़ घूर्णी जो द्विपरमाणु अणु होता है उसके लिए घूर्णन जो ऊर्जा स्तर होते हैं, रोटेशनल एनर्जी जो लेवल्स होते हैं रिजिड रोटर के लिए उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लास्ट में हम यहाँ से जो सलेक्शन रूल होते हैं रिजिड रोटर के लिए, चयन जो नियम होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा यहाँ से स्पेक्ट्रम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको हम यहाँ से कौन से नियम के आधार पर यहाँ पे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसके आधार पे हम यहाँ पे इसको अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसमें घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाओं की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा लाइंस। स्पेक्ट्रम जो इंटेंसिटी है उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और स्पेक्ट्रम जो रेखाओं की तीव्रता है इसको हम यहाँ पे 3 प्रकार से डिस्कस करेंगे। संक्रमण की प्रायिकता जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। सेकंड हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे विशेष घूर्णन ऊर्जा स्तरों के अणुओं का जो घनत्व होता है, पॉपुलेशन के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और इनको हम यहाँ पे कौन से नियम्स के अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन नियम के आधार पर हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे।
तीसरा जो टाइप होगा इसका, वो हम यहाँ पे किसके बारे में अध्ययन करेंगे, प्रत्येक घूर्णन ऊर्जा स्तर की जो संभ्रंशता होती है, डीजनरेसी ऑफ रोटेशनल एनर्जी जो लेवल्स होता है, उससे हम यहाँ पे इसको अध्ययन करेंगे। और यहाँ से ये जो टॉपिक्स हैं इनमें हम ग्राफ्स का क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। और मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो वितरण नियम है ये बता दिया मैंने आपको। इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन क्या होगा, इसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसमें पॉपुलेशन जो घनत्व होता है वो क्या होता है, प्रत्येक घूर्णन ऊर्जा स्तर की जो संभ्रंशता होती है, डीजनरेसी जो होती है रोटेशनल एनर्जी लेवल की, उसका मान हम यहाँ से किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से मैक्सवेल वाला भी क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में देखिए यहाँ से जो नॉन रिजिड रोटर है, नॉन रिजिड रोटर के लिए हम यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बंद क्रम का यहाँ पे क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। और बंद क्रम अर्थात बंद दूरी का यहाँ पे निर्धारण करेंगे। और बंद दूरी आर का मान यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। और बंद दूरी जो आर होगा उसका मान यदि हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो बंद दूरी का जो वैल्यू होगा वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। आई इक्वल टू यहाँ पे होता है म्यू आर स्क्वायर। बताया मैंने रिजिड जो रोटर होता है उसके लिए जड़त्व आघूर्ण आई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, म्यू आर स्क्वायर। यहाँ से हम आर का मान कैलकुलेट करेंगे। और आर इक्वल टू जो वैल्यू हमें प्राप्त होगा यहाँ से, आर इक्वल टू यहाँ से हमें प्राप्त होगा रूट आई बाई म्यू। तो यहाँ से हम बंद जो दूरी है, बॉन्ड जो लेंथ है उसका निर्धारण हम यहाँ से करेंगे और यहाँ से आर का मान कैलकुलेट करेंगे। आर इक्वल टू हमें यहाँ से प्राप्त होगा आई बाई म्यू रूट। इसके बाद जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है इसके अंतर्गत हम यहाँ से नॉन जो रिजिड रोटर है अदृढ़ घूर्णी जो परमाणु है उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और अदृढ़ घूर्णी नॉन रिजिड जो रोटर होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और आइसोटोप जो इफेक्ट होता है, समस्थानिक का जो प्रभाव होता है इस पर, वो किस प्रकार से यहाँ पे होता है। घूर्णन स्पेक्ट्रा जो होता है उस पर समस्थानिक का जो प्रभाव होता है वो किस प्रकार से होता है, इसके मैथमेटिकल फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। CO2 जो अणु है उसके घूर्णन ऊर्जा स्तर जो होते हैं उस पर समस्थानिक आइसोटोप का जो इफेक्ट है वो किस प्रकार से होता है, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और इसको समझने के लिए हम यहाँ पे 12 CO एंड 13 जो CO है उसके B के मान यहाँ पे हम लेंगे। और लास्ट में हम यहाँ पे जो नॉन रिजिड रोटर होगा उसके बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका यूनिट जो थर्ड है। यूनिट थर्ड का हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन जाना, परिचय जाना। और परिचय में भी मैंने आपको बताया 2 टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, बॉर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में हमने यहाँ पे बात की। रोटेशनल स्पेक्ट्रा में यहाँ पे रिजिड जो रोटर है, इम्पोर्टेंट है यहाँ से। इसके बाद में मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इम्पोर्टेंट है, इसके इंटेंसिटी वगैरह, पॉपुलेशन वगैरह, घनत्व वगैरह, इसके बारे में यहाँ पे अध्ययन करते हैं। और इसके बाद में जो नॉन रिजिड रोटर होता है वो क्या होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
इसके बाद में आइसोटोपिक जो इफेक्ट है, अर्थात घूर्णी स्पेक्ट्रा पर जो समस्थानिक का प्रभाव पड़ता है, वो भी यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो यूनिट जो थर्ड है, इसके दो पार्ट यहाँ पे होगी, एक तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया और एक यहाँ पे क्या होगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा हो गया। जो यूनिट जो थर्ड है आपकी, ये थोड़ी लेंथी यूनिट है आपके सिलेबस की। अब इसके बाद में यहाँ पे इसके 3 पार्ट और रिमेन रह गए, एक तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इसमें सबसे पहले हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद में यहाँ पे आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा बताया। इसके बाद यहाँ पे 3 स्पेक्ट्रम और रिमेन रह गए, एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, सेकंड रामन स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। तो ये 3 जो इफ़ेक्ट्स हैं, इनमें कौन कौन 3 जो स्पेक्ट्रम हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, रामन स्पेक्ट्रम और जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है, इनके अंतर्गत हम यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप यहाँ तक इसको नोट कीजिएगा, यूनिट फर्स्ट तक आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा। इसके बाद यूनिट सेकंड आपको यहाँ पे डालना है। यूनिट सेकंड में ये जो टॉपिक्स हैं, ये आपको रिटर्न कर लेने हैं। इसके बाद में आपको यहाँ से यूनिट थर्ड आपको डालना है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका इंट्रोडक्शन और रोटेशनल स्पेक्ट्रम में जो ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, गिवन है, इनको आपको यहाँ से रिटर्न करना है। नेक्स्ट जो सिलेबस आपका रिमेन है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक इसको आप नोट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।